करते हैं। हमारे साथ मार्केट आउटलुक पर चर्चा करने के लिए मार्सलस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के फाउंडर और सीईओ सौरभ मुखर्जी मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि इनकी रणनीति क्या होगी इस समय बाजार में। सौरभ जी, गुड मॉर्निंग। भारत के लिए एक बड़ा चैलेंज रहा है पिछले कुछ महीनों में मैक्रो, क्योंकि जिस तरीके से डॉलर रुपए में एक बड़ा मूव आया, कच्चा तेल लगातार 100 के ऊपर रहा। क्या अगर ये डील हुई तो कुछ रिलीफ की पॉसिबिलिटी है? काफ़ी अंडर परफॉर्मेंस हुई है हमारी मार्केट की, क्या उसको थोड़ा सा रिपेयर करने की एक पॉसिबिलिटी बन रही है? आई थिंक थोड़ी बहुत रिलीफ रैली, अनुज, द ऑड्स आर हाई, प्रोबेबिलिटी हाई है कि थोड़ी बहुत रिलीफ रैली देखने को मिलेगी। होपफुली ट्रम्प जी डील को साइन करेंगे, क्योंकि हर बार वो बोलते डील साइन करेंगे, फिर कुछ फाइनली फिर बार्गेनिंग शुरू करते हैं, ब्रिंकमैनशिप शुरू करते हैं। तो अगर डील साइन हो गई, हॉर्मुज का स्ट्रेट खुल गया, रिलीफ रैली होना लॉजिकल बनता है। थोड़ा बहुत जो अंडर परफॉर्मेंस, भयंकर अंडर परफॉर्मेंस रहा है इंडिया का, आई थिंक हाईएस्ट इन 30 ईयर्स रहा है, कुछ हद तक वो अनवाइंड होगा। बट अगर हम 1 साल का पिक्चर देखें, 2 साल का पिक्चर देखें अनुज, आई थिंक सिचुएशन अभी भी मेरे ख्याल से काफी संगीन है। आई थिंक 3 मुद्दे काफी अहम हो जाएंगे। आई थिंक मार्जिन प्रेशर, जो करंट क्वार्टर है 1Q फर्स्ट क्वार्टर में, मार्जिन प्रेशर सॉलिड आएगा। टॉप लाइन ग्रोथ की उतनी दिक्कत नहीं है, जो कंपनी से बात चल रही है, बात होती रही थी, टॉप लाइन ग्रोथ 1Q में ठीक ठाक आ रहा है। बट मार्जिन प्रेशर मेरे ख्याल से करारा आएगा। रुपी डिप्रिशिएट हुई है तो जाहिर है सारे इंपोर्टेड सामान, इंपोर्टेड इनपुट्स महंगे हो गए हैं। एडिबल ऑयल 50-60% भागा है लास्ट 6 महीने में। साथ ही साथ मानसून की भी कुछ दिक्कतें सुनने को आ रही है मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से। सो पहला है मार्जिन प्रेशर। दूसरा है जॉब लॉसेस का सिलसिला। सो मैं जहाँ पे भी जाता हूँ, पुणे जाता हूँ, हैदराबाद जाता हूँ, बैंगलोर जाता हूँ, गुड़गांव जाता हूँ, सुनने में आता है कि टेक कम्युनिटी में त्राही त्राही है। सबको फिक्र है अपने जॉब्स की, उसका रियल एस्टेट पे भी इम्पैक्ट आ रहा है, रेजिडेंशियल हाउसिंग मार्केट ठंडा पड़ रहा है। तो ये बड़ा मुद्दा बनेगा जैसे जैसे एआई का प्रहार बढ़ता है, एजेंटिक एआई आती है, हमारे टेक कम्युनिटी हमारा अहम हिस्सा है इकोनॉमी का, वहां पे एक बड़ा प्रहार मुझे लगता है अगले 1-2 साल में आएगा। तो दूसरा मुद्दा है। और तीसरा देखना पड़ेगा आरबीआई पूरे सिचुएशन के साथ कैसे जूझती है। प्रयास कर रही है रुपये को डिफेंड करने का, बट मुझे लगता है रेट हाइक्स करने की जरूरत पड़ेगी। जिस प्रकार से इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स बन रहे हैं, आई थिंक आरबीआई को नेक्स्ट 6 महीने में रेट हाइक्स करने की जरूरत पड़ेगी, उसका भी मार्केट पे असर पड़ेगा। सो ओवरऑल हमारी रणनीति है ये कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्टॉक्स पे फोकस करें। इंडिया के एफटीएज जो साइन किए हैं वो शानदार एफटीएज है, उससे पैसा बनाने का प्रयास करें। और साथ ही साथ जैसे हम लास्ट 4 साल से करते आए हैं, ग्लोबली इन्वेस्ट करें, अपने क्लाइंट्स को भी इनकरेज करें कि ग्लोबली यूएस में, यूरोप में, ईस्ट एशिया में पैसा लगाएं। बिल्कुल। सौरभ जी, तो एक सेकंड, आप कह रहे हैं कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स में फोकस करें, क्या आईटी भी उसमें शामिल होगा या फिर उसको अभी आप अवॉइड करेंगे क्योंकि उसके खुद के चैलेंजेस रहे हैं? तो देखिए, आईटी में हमारे पास जैसे काफी काफी दिनों से, काफी सालों से परसिस्टेंट है, तो वो लेके बैठे हैं। वहां पे कुछ कुछ चिंताएं हैं, बट ऑन बैलेंस एक दो आईटी स्टॉक पोर्टफोलियो में होना बनता है मेरे ख्याल से। बट जो मेन हमारा जो थ्रस्ट है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट्स में, वो मैन्युफैक्चरिंग पे, मैन्युफैक्चर्ड एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट्स है। तो टेक्सटाइल्स, ऑटो एंसिलरीज, प्रेसिशन इंजीनियरिंग, ऑर्गेनिक केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, इस प्रकार के एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्टॉक्स। जो सबसे मेरा पुराना एग्जांपल है, 2019 में आई थिंक हमने डिवीज लैब लिया था, वो हमारे लिए अभी भी बड़ा पोजीशन है। उस प्रकार की चीजें जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स हैं, वहां पे हमें लग रहा है कि एफटीए के बदौलत, यूरोप के साथ, यूके के साथ एफटीए के बदौलत, रुपी के टूटने के बदौलत, चाइना+1 की वजह से बड़ा फायदा रहेगा इंडिया को आने वाले वर्षों में। और जैसे जैसे हमारा आईटी सेक्टर अनवाइंड करता है एआई के प्रहार की वजह से, जैसे हमारे आईटी सेक्टर में प्रेशर आता है, जाहिर है रुपी उस मुताबिक वीकन होगा। जैसे जितना रुपी कमजोर होगा, उतना एक्सपोर्टर्स को फायदा मिलेगा। जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स के लिए लास्ट 30 साल में सबसे बड़ा मुद्दा रहा है कि हमारी करेंसी ओवर वैल्यूड रही है, हमारे 300-400 बिलियन डॉलर आईटी एक्सपोर्ट्स की वजह से। जैसे जैसे हमारे आईटी एक्सपोर्ट्स पे दबाव आता है, जाहिर है उस मुताबिक करेंसी वीकन होगा, और हमारे एक्सपोर्टर्स बांग्लादेश, वियतनाम जैसे कंट्रीज के साथ कंपीट कर पाएंगे 2027 से, मेरे ख्याल से। सौरभ जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। ऐसे में जो आपने बात कही एक्सपोर्ट से संबंधित, आप फार्मा को कैसे रीड कर रहे हैं? आपने लास्ट 3 साल में बहुत सारी डायग्नोस्टिक कंपनियां फार्मा पे थोड़ा फोकस भी किया, मेरी बातचीत भी हुई आपसे। फार्मा में आपका अलाइनमेंट कैसा है और एक इन्वेस्टर का कैसा अलाइनमेंट होना चाहिए इस वक्त, स्पेशली जिनके एक्सपोर्ट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है?
देखिए पूरा जो हेल्थ केयर का जो स्पेस है, वो हॉस्पिटल हो, डायग्नोस्टिक्स हो, फार्मा हो, फार्मा एंसिलरीज हो, फार्मा को जो सप्लाई करते हो, वो पूरा स्पेस हमको भाता है, हमको लगता है अच्छा स्पेस है। इसके दो तीन अलग अलग ड्राइवर है। पहला है कंट्री में, इंडिया में इटसेल्फ भारत सरकार बोल रही है वो हेल्थ केयर पर उतना नहीं खर्चेगी। भारत सरकार का का होप है, ड्राइव है, थ्रस्ट है आयुष्मान भारत की तरफ, जहां पे आयुष्मान भारत की तरफ भारत सरकार इंश्योरेंस दे रही है, लेकिन सरकार बोल रही है कि प्राइवेट सेक्टर को तुम लोग हॉस्पिटल बनाओ, तुम लोग दवाई बांटो, राइट। सो इसलिए प्राइवेट सेक्टर में हॉस्पिटल्स, डायग्नोस्टिक्स, दवाई का डोमेस्टिक स्टोरी भी हमको भाता है। सो बहुत सालों से अभी नारायण हृदयालय पोर्टफोलियो में है, डॉक्टर लाल पैथलैब बहुत सालों से हमारे पोर्टफोलियो में है, विजय डायग्नोस्टिक्स हमारे पोर्टफोलियो में काफी सालों से है। सो ये होगा डोमेस्टिक स्टोरी, राइट। साथ ही साथ जो विदेशी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्टोरी है फार्मा और ऑर्गेनिक केमिकल्स में, और अभी इंक्रीजिंगली हॉस्पिटल्स में, नारायण हृदयालय का मेजोरिटी प्रॉफिट तो भी इंडिया के बाहर से आता है, वो भी हमको भा रहा है। बिकॉज चाइना प्लस वन में जो हमारी बात चल रही है लास्ट 2-3 साल में वेस्टर्न ड्रग मेजर्स के साथ, वेस्टर्न फार्मा मेजर्स के साथ, वो बिल्कुल क्लियरली समझा रहे हैं लास्ट 2-3 साल से कि यूएस सरकार ने साफ साफ बोला है कि चाइना के ऊपर एपीआई डिपेंडेंसी घटनी चाहिए। और जाहिर है अगर चाइना के ऊपर एपीआई डिपेंडेंसी घटानी है वेस्टर्न फार्मा मेजर्स को, तो एक ही देश है हिंदुस्तान जहां पे उनको आना पड़ेगा। सो सो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फार्मा, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हॉस्पिटल्स, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मेडिकल डिवाइसेस, ये स्पेस भी हमको इंक्रीजिंगली अट्रैक्टिव लग रहा है। साथ ही साथ जैसे जैसे रुपये वीकन करता है तो ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज की कमाए रुपए में बढ़ जाते हैं। अच्छा सौरभ जी, इस ऑयल शॉक है ना, ऑलमोस्ट हमने इस दौर में 126 का क्रूड देख भी लिया दोबारा। इस ऑयल शॉक के दौरान ऑटो में क्या आपने व्यू रखा है? देखिए आज क्रूड रिट्रेस हुआ है तो स्टॉक्स चल रहे हैं थोड़ा सा, बट आपने स्लाइड थोड़ा सा शिफ्ट या फिर फोकस किया है कुछ ऑटो या ऑटो एंसिलरी कंपनी में जिनका उद्योग काफ़ी हद तक ईवी से संबंधित है, या फिर वो फ्रंटलाइन ऑटो कंपनियां जिनका ईवी पोर्टफोलियो काफ़ी स्ट्रांग है? कई सालों से हमारा आइशर मोटर्स में निवेश है। आई थिंक 4 साल होने को आ रहे हैं, तो आइशर मोटर्स हम लेके बैठे हैं। जाहिर है अगर ये हॉर्मुज का डर, ईरान वॉर का खौफ घट जाएगा तो आइशर मोटर्स में एक रिकवरी दिखेगी। तो वो लंबा पुराना होल्डिंग है, उस पर हमने कुछ खास परिवर्तन किया नहीं है। मुझे समझ आता है कि आइशर मोटर्स का ईवी प्रोपोजिशन उतना स्ट्रांग नहीं है, बट जो आइशर का प्रोपोजिशन है हाई क्वालिटी बाइक्स का, एक स्टेटस ओरिएंटेड बाइक्स का, प्लस एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्ले भी है आइशर, और साथ ही साथ उनका सीवी बिजनेस भी अच्छा है, तो उनको काफी सालों से भाया है। सो वी बिन लॉन्ग स्टैंडिंग होल्डर्स आइशर मोटर्स में। करीबन 2 साल पहले हमने एस्कॉर्ट्स कुबोटा में होल्डिंग बनाई थी, उसको भी बरकरार रखा है। कुबोटा ने काफी बार मार्केट को समझाया है कि वो इंडिया को एक्सपोर्ट हब बनाएगा। रुपये की कमजोरी हमारे एफटीएस का फायदा उठा सकती है कुबोटा हमारे ख्याल से। इसके आगे आइशर और एस्कॉर्ट्स के आगे हमने ऑटो ओईएम्स में, वो ईवी हो या आइस हो, इसके आगे हमने ऑटो ओईएम्स में निवेश नहीं किया है। रिसर्च कर रहे हैं, सोच रहे हैं करें या ना करें ईवी ईवी वाले स्पेस पे, बट अब तक फिलहाल कोई ईवी में फिलहाल निवेश नहीं हुआ है। ऑटो एंसिलरीज में और काम कर रहे हैं, काफी काफी मेहनत कर रहे हैं ऑटो एंसिलरीज में, समझने के लिए कि इनको फायदा होगा नहीं एफटीए का। सुपरफिशियली अगर हम देखें, ईयू का जो एफटीए है वो इंडियन ऑटो एंसिलरीज के लिए करीबन 1 ट्रिलियन यूरो का मार्केट खोल देगी, राइट। और ड्यूटी फ्री एक्सेस मिल जाएगा 1 ट्रिलियन यूरो के मार्केट में। सवाल ये खड़ा होता है कि कौन से ऑटो एंसिलरीज हमको इस मार्केट में फायदा दिला सकती है, तो उसमें हम काम कर रहे हैं। वैल्यूएशंस कुछ हद तक सस्ते हो गए हैं लास्ट 6-8 महीने में, मेरे ख्याल से वैल्यूएशंस और सस्ते होंगे। पूरा ओवरऑल स्मॉल एंड मिड कैप स्पेस पे मुझे लगता है कि वैल्यूएशंस और नीचे जाएंगे ओवर द नेक्स्ट 12 मंथ्स। ओके, बिल्कुल। अच्छा सौरभ जी, आपने एक बात कही है और आप हमेशा खैर कभी भी कोई सवाल अवॉइड नहीं करते हैं। एक जो ग्लोबल इन्वेस्टिंग की आपने बात की है, तो बहुत लोग ये पूछते हैं कि फिर ग्लोबल इन्वेस्टिंग में कहाँ इन्वेस्ट करें, कौन सी मार्केट्स इस समय आपको इंटरेस्टिंग लग रही हैं, और जो आपके फंड में इन्वेस्ट करते हैं उनमें आप कैसे फिर ग्लोबल मार्केट में इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, कौन सी मार्केट्स में किस तरीके के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं आप? देखिए हमारा जो फंड है करीबन 70-80% नॉन मैग 7 है। मैग 7 जो मशहूर जो टेक स्टॉक्स हैं यूएसए के, जैसे कि इनविडिया, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वगैरह, वो हमारे फंड का केवल 20% हिस्सा है। 80% हमारा फंड यूरोप, अमेरिका और ईस्ट एशिया में स्मॉल एंड मिड कैप्स में निवेशित है। अगर हम स्मॉल एंड मिड कैप्स पे फोकस करें, राइट, यूएसए के स्मॉल एंड मिड कैप्स में उनका डिस्काउंट अनुज
उनका डिस्काउंट लार्ज कैप्स के मुकाबले 30 ईयर हाई पे है। मतलब यूएसए में और एक्चुअली यूरोप में भी स्मॉल एंड मिड कैप्स आपको 15-16 पीई में मिल रहे हैं। इनकी अर्निंग्स ग्रोथ 17, 18, 19, 20% डॉलर आ रहा है। ओवरऑल हमारी पोर्टफोलियो की अर्निंग्स ग्रोथ 20% डॉलर से ज़्यादा भाग रही है लास्ट 3-4 साल में। सो अर्निंग्स ग्रोथ तगड़ी है, बिकॉज जिस पैमाने पे यूरोप और अमेरिका में कैपेक्स हो रहा है वो कभी पहले देखा नहीं गया है। तगड़ा कैपेक्स है, अर्निंग्स ग्रोथ हाई टीन्स लो 20s में डॉलर टर्म्स में बात कर रहा हूँ, और वैल्यूएशन स्मॉल एंड मिड कैप में हमको 15, 16, 17 पी मिल रही है। तो वैल्यूएशन सस्ता है, अर्निंग्स ग्रोथ तगड़ी है, अर्निंग्स विजिबिलिटी भी अच्छी है। अगर हम जैसे एयरलाइन इंडस्ट्री का उदाहरण दे रहा हूँ, एयरबस की ऑर्डर बुक 2041 तक फिल्ड अप है, राइट। जाहिर है एयरबस के सारे सप्लायर्स के पास दबा के धंधा है। सीमेंस जो टरबाइन बनाती है, जर्मनी की कंपनी, फ्रैंकफर्ट में लिस्टेड, उसका ऑर्डर बुक अगले 10 साल भरा हुआ है। तो जाहिर है सीमेंस के सप्लायर्स को भी जबरदस्त ऑर्डर बुक विजिबिलिटी है। कोई भी सप्लायर डेटा सेंटर्स में जो डेटा सेंटर्स का सामान सप्लाई कर रहा है, वो कनेक्टर कर रहा हो, जनरेटर कर रहा हो, सर्किट ब्रेकर कर रहा हो, उसका भी ऑर्डर बुक अगले 5-6 साल भरा हुआ है। सो इसलिए हमको वैल्यूएशन की जो छवि दिखती है यूरोप अमेरिका में, वो वन पेग का दिखता है। मतलब जितना ग्रोथ उतना पीई मल्टीपल। उस प्रकार का सस्ता वैल्यूएशन मैंने हिंदुस्तान में लास्ट 15-16 साल देखा नहीं है। लीमन ब्रदर्स के बाद वैसा वैल्यूएशन इंडिया में दिखा नहीं है हमको इसलिए हमें उतना हिचकिचाहट नहीं होता यूरोप में और अमेरिका के स्मॉल एंड मिड कैप्स में डालने का। हाँ, ये बात जरूर है कि मैक्स 7 जो है, जो मशहूर टेक स्टॉक्स है, वो थोड़े महंगे लगते हैं, वहां पे हमारा पोजीशन छोटा है। एक आखिरी सवाल बहुत वेरी क्विकली, वरुण बेवरेजेस आपके लिए काफ़ी शानदार स्टॉक रहा है, वो अभी भी है क्या आपके पोर्टफोलियो में? और आपने ये जो रीसेंट न्यूज़ फ्लो था उसका पेप्सी के साथ, सॉरी, जो उन्होंने जो बॉटलिंग का जो उन्होंने करार बढ़ाया लेकिन वो एक्सक्लूसिविटी हटाई, उसे आप कैसे देख रहे हैं? नहीं अनुज जी, हमारे पास वरुण बेवरेजेस नहीं था। हमने स्टॉक को जरूर देखा है रिपीटेडली, बट निवेश नहीं किया था। जाहिर है अगर पेप्सी जैसा कंपनी का साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनी हुई है और समर तगड़ी होगी, समर इनफैक्ट दिस इज वन ऑफ द हॉटेस्ट समर्स वी सीन एवर इन इंडिया, तो इस प्रकार की कंपनी के लिए फायदा है। बट ये हमने कभी ओन नहीं किया था, लेकिन रिसर्च जरूर करके रखा है इसके ऊपर हमने। चलिए ठीक है, सॉरी मेरी तरफ से थोड़ी गलती हो गई, मेरे को जो मेरे पास जो रिसर्च थी उसमें था कि शायद था आपके पोर्टफोलियो में। खैर कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। चलिए।